साइड पे ये है स्टर्नम, स्टर्नम से रिब्स निकली हुई है। वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम अपने रिब केज के बारे में पढ़ रहे थे कि रिब केज क्या होता है। आज हम उसी पार्ट को आगे भी कंटिन्यू करेंगे वहीं से, ठीक है। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है? रिब केज है। रिब केज में 7 पेयर ऑफ जो रिब्स होती हैं, एक से लेकर जो 7 पेयर तक रिब्स होती हैं, उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कहने का मतलब ये है कि ये पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे, पीछे की तरफ ये किनसे जुड़ी रहेंगी? ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहेंगी, और आगे की तरफ वेंट्रल साइड पर ये स्टर्नम बोन से जुड़ी रहेंगी। ये जो बोन आपको दिख रहा है ये स्टर्नम बोन है, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये हमारे मिडिल वेंट्रल पार्ट पे होता है, यहां से लेकर यहां तक पाया जाता है, जिसको स्टर्नम बोन बोलते हैं। तो जो रिब्स होती हैं ट्रू रिब्स, वो पीछे डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। फॉल्स रिब्स क्या होती हैं? फॉल्स रिब्स पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे की तरफ आती हुई ये कार्टिलेज के द्वारा, ये किनसे जुड़ती है? ये तीनों आपस में फ्यूज करती हैं और कार्टिलेज के द्वारा किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। इसीलिए इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी बोलते हैं। बाकी जो 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स हैं, ये वेंट्रल साइड पे ये किसी से नहीं जुड़ती हैं, जबकि ये पीछे की साइड से डोर्सल साइड पे ये वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि अगर हम कुल मिला के बात ये बोलें कि जितनी भी रिब्स हैं वो डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेंगी, लेकिन 8th, 9th एंड 10th जो पेयर है वो आगे की तरफ किनसे मिलकर जुड़ेंगी? वो कार्टिलेज से मिलकर जुड़ेंगी। लेकिन 11th एंड 12th पेयर जो रिब्स है वो किसी से आगे नहीं जुड़ेंगी, वो आगे की तरफ यानी कि वेंट्रल साइड पे किसी से नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे कि दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, जो ऑब्लिक यानी कि किसी एंगल पे जो मसल्स पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बीच में आप अगर टच करें तो आपको बोनी स्ट्रक्चर जो महसूस हो रहा है वो क्या है? वो आपके रिब्स हैं। और रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, जो मसल्स मौजूद होती हैं, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल दो टाइप की होती हैं, एक एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाली, ऊपर वाली, और एक इंटरनल यानी कि उसके नीचे वाली जो मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया होगा तो कर लीजिए। अब हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिटा दूं? चलिए इसको वाइप करते हैं। इंटर कोस्टल मसल। बहुत सारे लोग मसल्स बोलते हैं और बहुत सारे लोग मसल्स भी बोलते हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप बोल सकते हैं। ये क्या होती हैं? मसल्स प्रेजेंट बिटवीन टू रिब्स, यानी कि रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर मतलब होता है बिटवीन। ये कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इससे आप ये समझ जाइएगा, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एंड जो सेकेंड टाइप है वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो एक्सटर्नली होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अगर वो इंटरनली मौजूद हैं, अगर वो रिब्स के नीचे की तरफ, रिब्स के बीच में या नीचे की तरफ मौजूद है, उनको हम बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इनका काम क्या होता है? हेल्प्स रिब टू मूव एक्सटर्नली। जैसा कहीं इनका नाम ही है एक्सटर्नल, तो ये अपने नाम के अनुसार ये काम भी कर रही हैं
ये रिब्स को हेल्प करती हैं एक्सटर्नली मूव करने, बाहर की तरफ मूव करने के लिए, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। मान लीजिए ये है क्या, ये है अपना स्टर्नम और ये है रिब्स, ये क्या है रिब्स, ये क्या है रिब्स, ये क्या है रिब्स, ये क्या है रिब्स। ये अभी अपने नॉर्मल स्टेट में मौजूद है। जब जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये बाहर की तरफ आएगी और इनके बीच में का जो जगह है वो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, इसके बीच में का जो वॉल्यूम है, इसके बीच में का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बाहर की ओर मूव कर जाएगा। ये बाहर की ओर मूव कर गया, ये बाहर की ओर मूव कर गया। यानी कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से, किसके कॉन्ट्रैक्ट करने के, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण ये जो रिब्स हैं, ये रिब्स बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, एक्सटर्नली मूव कर रही हैं, और जिसके कारण इनके बीच का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसके कारण इनके बीच का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण इनके बीच का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ thoracic cage is increased। क्या हुआ है, वॉल्यूम क्या हुआ है, बढ़ गया है। और हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये रिब्स को आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उठा देती है, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है। इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो जिसके कारण प्रेशर घट जाएगा, जिसके कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण हमारे लंग्स में जो प्रेशर है वो प्रेशर घट जाएगा। अभी हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये रिब्स को बाहर की तरफ ले आएंगी, और जिसके कारण, बाहर की तरफ लाने के कारण ये वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से जानते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर घट जाएगी, ठीक है। हेल्प्स रिब टू मूव इंटरनली और डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करवाती है। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा स्टर्नम है, अगर ये स्टर्नम है और ये हमारी रिब्स हैं, ये हमारी रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब्स हैं, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो ये रिब्स को नीचे की तरफ खींचेंगी, और जिसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये नीचे की तरफ चला गया, और वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज। यहां पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, और यहां पे वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कारण वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक केज का। थोरेसिक केज क्या होता है, थोरेसिक केज हमारे बोन्स का बना हुआ होता है, जिसमें स्टर्नम, रिब्स और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती हैं। दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स,
muscles which are present in between two ribs are called intercostal muscles. इंटरकोस्टल मसल्स टू टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वैसी होती हैं जो रिब्स को बाहर की तरफ एक्सटर्नली मूव कराने में मदद करती है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वैसी मसल्स होती हैं जो रिब्स को हेल्प करती हैं इंटरनली मूव करने या डाउनवर्ड मूव करने में। अगर रिब्स बाहर की तरफ मूव होगा, अगर रिब्स बाहर की तरफ मूव होंगी जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वही उसका वॉल्यूम होता है। मान लीजिए ये क्यूब है, मान लीजिए ये कोई क्यूब है, ये क्यूब जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये क्यूब जितना जगह छेक रहा है, ये स्पेस जितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये क्यूब जितना जगह छेक रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वही इसका वॉल्यूम कहलाता है। और अगर हम उस दिन देखे थे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, अगर मोल्स ऑफ गैसेस आर कांस्टेंट, गैस का जो कांस्टेंट होता है वो आर तो कांस्टेंट होता ही है, और अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट मान ले, अगर ये तीनों कांस्टेंट है यानी कि एन आर टी तीनों कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ये हमारी रिब्स हैं, रिब्स के बीच में का वॉल्यूम, क्योंकि रिब्स बाहर आ रही हैं, आप ऐसे सांस लेकर देख सकते हैं कि आपकी रिब्स बाहर आ रही है फिर अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं अंदर जा रही हैं। तो बाहर आने में जो मसल्स हेल्प करती हैं वो है EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अगर अंदर आ रही है रिब्स तो अंदर आने में कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। नोट कीजिए इसको, इसको नोट कीजिए। मिटा दूं, मिटाऊं 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 क्या? अब हम एक और मसल्स के बारे में देखेंगे जो हमारे लंग के वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकती है। डायफ्राम, डायाफ्राम। देखिए डायफ्राम क्या होता है, अगर हम अपने बॉडी को ऐसे बांट लें, मान लीजिए ये हमारा ट्रंक है, यहाँ पे हमारा गर्दन है और यहाँ पे हमारा सिर है, ये पैर है, ये हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं, हैंड। तो डायाफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एब्डोमेन को थोरेसिक केज से, थोरेक्स से अलग करता है। ये वाला पार्ट है थोरेक्स, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, थोरेक्स। ये वाला पार्ट कहलाता है एब्डोमेन, एब्डोमेन। ये लोअर और एब्डोमेन है, ये लोअर एब्डोमेन है, लेकिन ये पूरा ही एब्डोमेन है। तो ये जो डायफ्राम होता है ये थोरेक्स को एब्डोमेन से अलग करता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक ऐसा मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो थोरेक्स को एब्डोमेन से अलग करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, ये स्केलेटल मसल्स, ये मांसपेशियों का बना होता है और हमारे थोरेक्स वाले पार्ट को एब्डोमेन वाले पार्ट से अलग करता है। अच्छा, हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या होंगी, लंग्स मौजूद होंगी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, या लीवर, उसके बाद किडनीज, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो ये जो डायफ्राम है ये इन सभी को इधर रखता है और लंग्स को ऊपर रहने में मदद करता है। अगर डायफ्राम को हटा दिया जाए तो जितनी भी ऑर्गन्स है वो आपस में बहुत ज्यादा, आपस में क्या हो जाएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेशन उनका हो जाएगा। मालूम चले कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आपके लंग्स में चली गई है, आपका जो लंग्स है वो लीवर से जाके हाथ मिला रहा हो, तो इस समय इंसान का जिंदा रहना संभव नहीं होगा। ये डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो थोरेक्स को एब्डोमेन से अलग करता है। ठीक है, समझ गए होंगे, मिटा दूं। मस्क्यूलर structure which separate किसको सेपरेट करता है, किनको किनको सेपरेट करता है,
थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अब देखिए यहां पे इसको बताने का क्या कारण है। ये हमारी लंग्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ये क्या है हमारी लंग्स, ये क्या है, ये हमारी लंग्स हैं। ये क्या है, लंग्स। ये लेफ्ट लंग है, ये क्या है, लेफ्ट लंग। ये क्या है, लेफ्ट लंग। तो ये जो डायफ्राम है ये लंग के ठीक नीचे मौजूद होती है, लंग के ठीक नीचे मौजूद होती है, लंग के ठीक नीचे मौजूद होती है। आप डिफरेंट कलर से बना सकते हैं, लंग्स को डिफरेंट कलर से बनाइएगा, डायफ्राम को डिफरेंट कलर से बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि अभी एक ही मार्कर है, मैं तो इसीलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ। लंग्स को सपोर्ट कर रही है, लंग्स के जो लंग्स है वो डायफ्राम के ऊपर ही बैठी हुई है। जो लंग्स है वो ठीक डायफ्राम के ऊपर होती हैं, डायफ्राम के क्या होती हैं, ऊपर। और ये एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, मस्क्यूलर। जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो ये मसल्स जो है वो पुल डाउन करती है। वो किसको पुल डाउन करती है, वो लंग्स को पुल डाउन करती है, वो लंग्स को नीचे खींच देती है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो लंग्स को अपने साथ नीचे खींच ले आती है। इस तरह देखिए, अभी ये गुंबद क्या आकार का है, डायफ्राम किसके आकार का है, गुंबद, डोम शेप, डोम शेप्ड। गुंबद के आकार का दिख रहे हैं। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता है तो ये एकदम फ्लैट हो जाती है। ये कैसे हो जाती है, एकदम फ्लैट, जिसके कारण जो लंग्स हैं, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण जो लंग्स हैं उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप देख पा रहे हैं ये डोम शेप है, और जैसे ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये एकदम फ्लैट, लगभग लगभग फ्लैट हो जाती है। लगभग लगभग कैसी हो जाती है, फ्लैट। लगभग लगभग कैसी हो जाती है, फ्लैट, जिसके कारण ये लंग्स को नीचे लाती है। मान लीजिए यहाँ पे इतना वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम V है, तो यहाँ पे एक हम सपोज मान रहे हैं कि यहाँ पे 2V हो गया। 2V होता नहीं है, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि अगर वॉल्यूम यहाँ पे V है तो यहाँ पे कुछ V डैश हो गया, और V डैश बड़ा है, V डैश हो गया, और V डैश जो है वो बड़ा है V से, यानी कि इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है। ये हुआ क्यों, ये हुआ इसीलिए कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैसी हो गई, फ्लैट हो गई। ये कैसी हो गई, फ्लैट, फ्लैट। और फ्लैट हो जाने के कारण जो लंग्स का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ गया है, जो लंग्स का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ गया है। डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है। मसल्स क्या होती हैं, कैसी होती है, ये सब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आपको एक एक चैप्टर धीरे 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 पढ़ाया जाएगा। मसल्स क्या होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा कि मसल्स क्या होती हैं। इसके 2 चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और जो दूसरा चैप्टर है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि वो मसल्स हमको मूव करने में कैसे मदद करती हैं। तो 2 अलग अलग सेपरेट चैप्टर हैं जिनमें अलग अलग चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आप इतना अभी ध्यान रखिए कि डायफ्राम एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट करता है थोरेक्स एंड एब्डोमेन को। अब देखिए जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये नीचे की ओर पुल डाउन कर रही है, खुद फ्लैट हो जा रही है। पहले किस आकार की थी, डोम शेप, यहाँ पे देख रहे हैं डोम शेप, डोम यानी गुंबद के आकार का। और जैसे ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये फ्लैट हो जाती है। ये किस आकार की हो जाती है, ये फ्लैट, लगभग लगभग ये किस आकार की हो जाती है, ये फ्लैट हो जाती है। किस आकार की हो जाती है, ये फ्लैट, समझ गए। जिसके कारण लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, जिसके कारण लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। और हम जानते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पे आप प्रेशर लिख लीजिएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आराम से नोट डाउन कीजिए। डायफ्राम, ये क्या था, डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट करता है थोरेक्स एंड एब्डोमेन को। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है
तो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण, क्योंकि इसी के ऊपर लंग्स हैं, तो लंग्स भी इसी के साथ नीचे आ जाती हैं, जिसके कारण लंग्स का वॉल्यूम अगर V है तो V डैश हो जाएगा, V डैश V से बड़ा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। आराम से इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको अब थोरेसिक केस पढ़ाऊंगा कि आखिर थोरेसिक केस क्या होता है। लेकिन थोरेसिक केस पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपके लिए नोमेनक्लेचर को दे दूं कि हम किनको वेंट्रल किनको बोलते हैं, डोर्सल किनको बोलते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हो कि वेंट्रल क्या है, डोर्सल क्या है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है। तो अभी जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो आपको ड्रॉ नहीं करना है, वो सिर्फ समझने के लिए स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, वो स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, समझने के लिए। इसको ड्रॉ नहीं करना है, इसको गलती से भी ड्रॉ मत कीजिएगा, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बाहर हो गया, इसको मिटाने दीजिए। हमने ये एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, 3D, क्योंकि हमारा बॉडी ही 3D में है तो हमको 3D में ही समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर डोर्सल, वेंट्रल, लैटरल किसको बोलते हैं, ठीक है। हमारी हमारी जो बॉडी है वो 3D में है, हम कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, हम कोई 2D में नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सिर्फ लेंथ एंड विड्थ है, हमारे भीतर हाइट भी है, मोटाई भी है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं है, हम कोई पेपर कागज नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि इन्हीं के अंदर हमारी लंग्स हैं, इन्हीं के अंदर क्या है, लंग्स, इन्हीं के अंदर क्या है, हमारी लंग्स, ये है लंग्स, ये क्या है, लंग्स। समझने की कोशिश कीजिए, लंग्स बीच में है, लंग्स किस में है, बीच में। ध्यान से देखिए, लंग्स कहाँ है, बीच में। जो लंग्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, वो बीच में मौजूद हैं। लंग्स कहाँ पे मौजूद हैं, बीच में मौजूद हैं। लंग्स किस में मौजूद हैं, बीच में। वॉल्यूम के अंदर, यानी कि ये जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर लंग्स हैं, उसके अंदर क्या है, लंग्स उसके अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, उसके अंदर लंग्स है, उसके अंदर क्या है, लंग्स, ठीक है। और हम जानते हैं कि लंग्स के अच्छा, ये हमारे सामने वाला सरफेस है, ये हमारे सामने वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस जो दिख रहा है ये पीछे वाला सरफेस है। यहीं पे मौजूद होती है वर्टिब्रल कॉलम, यहीं पे वर्टिब्रल यानी कि यहीं पे रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। पीछे की साइड पे देखिए, पीछे की साइड पे रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो हम इसको बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। यहीं पे रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ यहाँ पे मौजूद है, पीछे की तरफ यहाँ पे मौजूद है। तो रीढ़ की हड्डी जिस तरफ है उसको हम बोलते हैं डोर्सल, डोर्सल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे देख लेने दीजिए। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये वाला पार्ट डोर्सल है, ये वाला पार्ट क्या है, डोर्सल, रीढ़ की हड्डी वाला साइड। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रल। और यहाँ पे कौन सी बोन होती है, स्टर्नम। यहाँ पे एक बोन होती है, यहाँ पे एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम कुछ ऐसे मौजूद होती है हमारे बॉडी में। स्टर्नम कुछ ऐसे, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझिए, ड्रॉ मत कीजिएगा, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। एक बार आप समझ जाएं कि डोर्सल क्या बोला जा रहा है, वेंट्रल क्या बोला जा रहा है। तो ये जो बोन है ये स्टर्नम है, और ये कहां पे मौजूद है, सामने की ओर, सामने की ओर। तो ये वाला पार्ट है वेंट्रल, वेंट्रल कौन सा पार्ट है, वेंट्रल कौन सा पार्ट है, ये वेंट्रल। अच्छा, इसी से तो रिप्स निकली हुई हैं, रिप्स कहां से निकली हुई हैं, इसी से निकली हुई हैं और इधर जाके जुड़ रही हैं। रिप्स इसी से तो निकली हुई हैं और इधर जाके जुड़ रही हैं, जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं। रिप्स इधर से निकल कर और पीछे किससे जाके जुड़ रही हैं, पीछे जाकर डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड पे ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही हैं, वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम से जुड़ रही हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम।
यानी कि इधर से यहां से जाएगा और यहां से जुड़ेगा, इधर से यहां से जाके जुड़ेगी रिब्स। समझ पा रहे हैं? तो वेंट्रल साइड पे कौन सी बोन है? वेंट्रल साइड पे आगे की साइड पे, वेंट्रल साइड पे कौन सी बोन है? स्टर्नम। स्टर्नम से रिब्स निकली हुई हैं और पीछे जाके किससे जुड़ रही हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम किस साइड पे है? डोर्सल साइड पे। स्टर्नम किस साइड पे है? वेंट्रल साइड पे। और जो रिब्स निकली हुई हैं ये लेटरल साइड है, लेटरल। इसको बोलेंगे लेटरल साइड। लेटरल यानी कि बगल में, और ये भी लेटरल साइड होगा क्योंकि ये भी बगल में है, ये भी लेटरल साइड होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रही हैं? पीछे डोर्सल साइड पे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। आगे वेंट्रल साइड पे कौन सी बोन है? स्टर्नम बोन। ठीक है, बगल में देखिए, ये बगल में यानी कि यहां से रिब्स निकलेंगी और पीछे जाके किससे जुड़ रही हैं? पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही हैं, यानी कि बगल से होते हुए किससे जाएंगी? पीछे की ओर जाके किससे जुड़ रही हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। आगे की ओर, पीछे की ओर। अब देखिए यहां पे देखिए, ये वाला सरफेस देखिए, ये वाला सरफेस, गर्दन वाला सरफेस, जहां से गर्दन बाहर निकलेगा वो तो पीछे वाला साइड है। अब ऊपर 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 छत, क्योंकि हमारी गर्दन बाहर निकली हुई है, इसको बोलेंगे एंटीरियर। इसको क्या बोलेंगे? एंटीरियर। इसको बोलेंगे एंटीरियर, एंटीरियर। अच्छा, एक और बात, हमारी जो लंग्स हैं, अभी अभी मैंने बताया है कि जो लंग्स हैं वो किसके ऊपर बैठी हुई हैं? वो बैठी हुई हैं डायफ्राम के ऊपर। वो किसके ऊपर बैठी हुई हैं? वो डायफ्राम के। यानी कि जहां से गर्दन हमारा बाहर निकलेगा वो इंटीरियर है, और जहां पे क्या मौजूद है? जहां पे डायफ्राम मौजूद है उसको बोलेंगे पोस्टीरियर। उसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर। ध्यान से सुनिए, एक बार और समझा रहा हूं, एक बार शुरू से समझा रहा हूं। हमने एक क्यूब बनाया, उस क्यूब के बीच में हमारी लंग्स है, उस क्यूब के बीच में क्या है? लंग्स। उस क्यूबॉइड या जो भी है उसके बीच में क्या है? लंग्स। बाहर वाली जो सरफेस है वो वेंट्रल सरफेस है, बाहर वाली जो सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल सरफेस। यहां पे कौन सी बोन है? यहां पे कौन सी बोन है? यहां पे स्टर्नम है, स्टर्नम है। स्टर्नम से निकली हुई है क्या? स्टर्नम से निकली हुई है रिब्स, और ये रिब्स बगल से होते हुए किससे? पीछे की ओर, किससे जाके जुड़ रही है? डोर्सल साइड पे, वर्टिब्रल कॉलम से। तो बगल से जा रही है यानी कि लेटरल, बगल से जा रही है यानी कि लेटरल साइड। इधर से भी लेटरल, इधर से भी लेटरल, इधर से भी लेटरल। ठीक है, तो पीछे हो गया डोर्सल, आगे हो गया वेंट्रल। पीछे डोर्सल, आगे वेंट्रल। जहां से गर्दन बाहर निकल रही है, ये गर्दन यहां से बाहर निकल रही है, तो ये वाला साइड हो गया एंटीरियर, ऊपर वाला साइड एंटीरियर। और नीचे लंग्स जिस पे बैठी हुई हैं वो साइड हो गया पोस्टीरियर। ठीक है, यानी कि ये हुआ एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, ये दोनों हो गई लेटरल, ये क्या हो गई? लेटरल। अगर हम 3D में जाएं तो ये पीछे की साइड है, ये पीछे 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 पीछे, ये पीछे अंदर अंदर, ये अंदर पीछे की ओर साइड है। अगर हम इसको और अच्छे से ड्रॉ करने का कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से अंदर से निकली हुई है। ठीक है, कुछ अंदर से और बाहर की आ रही है, बाहर की। तो ये वाला साइड वेंट्रल होगा और ये वाला साइड डोर्सल होगा। समझ में आया? यहां पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरे पास एक बहुत ही बेकार सा कार्टून का बनाया हुआ, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए ये जो आपको साइड दिख रहा है ये है डोर्सल साइड। ये डोर्सल साइड यहाँ पे, इसको मान सकते हैं आप, किसका मान सकते हैं? इसको आप मान सकते हैं, ये मेरे एक स्टूडेंट ने बनवाया, मैंने उसको बोलकर जानबूझ के ये बनवाया था ताकि वो समझ सके कि हमारी रिब्स कैसी होती है। मैंने उसको खूब समझा के उसके बाद बनवाया। ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, देख सकते हैं आप, वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल साइड पे। वेंट्रल साइड पे हमने क्या बनाया है? वेंट्रल साइड पे ये है स्टर्नम। स्टर्नम से रिब्स निकली हुई हैं और रिब्स बगल से होते हुए कहां पे जुड़ रही हैं? किससे? यहाँ पे जो जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बेकार सा है। और किससे जुड़ रही हैं? ये जुड़ रही हैं वर्टिब्रल कॉलम से। तो इसको बोलेंगे डोर्सल साइड,
इसको बोलेंगे वेंट्रल साइड, और ये जो आपको दिख रहा है, ये खाली जगह दिख रहा है, इसको बोलेंगे एंटीरियर साइड, और इसके नीचे बोलेंगे पोस्टीरियर साइड। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मूव करती हैं, तो जब मूव करेंगी तो ये कहाँ बाहर की ओर आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, बाहर की ओर। आप ध्यान से देखिए, बाहर की ओर आ रहा है तो इसका स्पेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी कि जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मूव करेंगी बाहर की ओर, देखिए ये बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, और बाहर की ओर आने के कारण देखिए इसका वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। उसी के अगर ये अंदर की ओर जाए, तो अगर अंदर की ओर जाएगा तो देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, वॉल्यूम घट जा रहा है, और घट जाने के कारण वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। मिटा दूं मैं इसको, क्योंकि इसमें लिखने लायक कुछ नहीं था, ये समझाने लायक था कि आप समझ जाएं कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें ड्रॉ करने लायक कुछ भी नहीं है, इसमें ड्रॉ करने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने लायक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे रिब केज के बारे में, क्योंकि अब हम समझ गए हैं, अब हम रिब केज के बारे में देख सकते हैं। रिब केज किसके बारे में देखेंगे, रिब केज। रिब केज, या इसको थोरेसिक केज भी बोलते हैं। थोरेसिक केज, मिटा दूं इसको। अब आप बता सकते हैं कि रिब केज के वेंट्रल साइड ऑन वेंट्रल सरफेस ऑन वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, यहां पे खुद से लिखिए, ऑन डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, यहां पे खुद से लिखिए, एंड लेटरली क्या होती है, यहां पे खुद से लिखिए। अभी अभी हम देख के आ रहे हैं तीनों को, अभी अभी हमने तीनों के बारे में जाना है। वेंट्रल सरफेस पे कौन सी बोन होती है, कौन सी बोन होती है, कौन सी बोन होती है, ये कौन सी बोन है, स्टर्नम, यानी कि वेंट्रल सरफेस पे क्या होती है, स्टर्नम बोन। डोर्सल सरफेस पे क्या होते हैं, ये यहां पे होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, यहां पे हमारी क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। बहुत ही गंदा डायग्राम मैं बना रहा हूं, आप इसको इस प्रकार से एकदम सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम ये क्या है, वर्टिब्रल बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और लेटरली क्या मौजूद होती हैं, रिब्स, लेटरली क्या मौजूद होती हैं, रिब्स। वेंट्रल साइड पे स्टर्नम, डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, एंड लेटरली बगल में क्या मौजूद होती है, रिब्स। इसी रिब केज के अंदर हमारा लंग्स पाया जाता है, लंग्स प्रेजेंट इन दिस केज। वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम बोन, डोर्सल सरफेस पे वर्टिब्रल कॉलम, एंड लैटरली रिब्स मौजूद होती हैं। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। रिब केज का ये हिस्सा है, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं। अब हम देख रहे हैं कि लंग्स चारों तरफ किससे घिरा हुआ होता है, ये तो रिब केज था,
ये तो क्या था, रिब केज। रिब केज ओनली बोन्स का बना हुआ होता है। रिब केज किसका बना हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ बोन्स का। रिब केज सिर्फ और सिर्फ बोन्स का बना हुआ होता है। अब हम देख रहे हैं कि लंग्स चारों तरफ से किससे घिरा हुआ था, बोन्स से तो घिरा ही हुआ होता है, लेकिन नीचे की ओर डायफ्राम से भी घिरा हुआ होता है, नीचे की ओर डायफ्राम से भी घिरा हुआ होता है। तो हम लंग्स वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल साइड से पे किससे घिरा हुआ होता है, स्टर्नम से। डोर्सल साइड पे किससे घिरा हुआ होता है, किससे, किन से होता है, डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से, लेटरल साइड पे रिब्स से। लेकिन एंटीरियर साइड पे जो रिब केज का हिस्सा नहीं है लेकिन एक बोन है, उसको हम बोलते हैं क्लैविकल। ये कौन सी बोन है, क्लैविकल। ये रिब केज का हिस्सा नहीं है, रिब केज का हिस्सा क्लैविकल बोन नहीं है, लेकिन फिर भी लंग्स इनके नीचे पाई जाती है, लंग्स इनके नीचे पाई जाती है, लंग्स इनके नीचे पाई जाती है। और नीचे की ओर सपोर्ट करने के लिए कौन सी मसल्स थी, डायफ्राम। नीचे की ओर सपोर्ट करने के लिए मसल्स कौन थी, डायफ्राम। यानी कि रिब केज का हिस्सा डायफ्राम एंड क्या नहीं है, क्लैविकल नहीं है, फिर भी ये किसकी बाउंड्री है, लंग्स की बाउंड्री है। तो तीन बाउंड्री तो हम जानते हैं, डोर्सल, वेंट्रल और लैटरल, तीनों जानते हैं। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर भी लिख लेते हैं। एंटीरियर बाउंड्री, इंटीरियर बाउंड्री पे कौन सी बोन होती है, क्लैविकल ऑफ लंग्स। और पोस्टीरियर यानी कि नीचे की ओर, पोस्टीरियर बाउंड्री ये क्या होती है, डायफ्राम। डायाफ्राम, डायाफ्राम ये रिब केज का हिस्सा नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ रिब केज। यानी कि जो क्लैविकल बोन होती है, क्लैविकल बोन होती है, क्लैविकल बोन होती है, इनको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख सकता है, आप अपना टच करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक उभार सा नजर महसूस हो रहा होगा, इसी को बोलते हैं क्लैविकल बोन। ये एंटीरियर साइड पे है। पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे क्या है, पोस्टीरियर साइड पे डायफ्राम है। ये दोनों रिब केज का हिस्सा नहीं है। रिब केज का हिस्सा कौन है, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में भी क्या, T1 से लेकर T12 तक, T1 से यानी कि थोरेसिक 1, थोरेसिक 2, थोरेसिक 3 हमने बनाया था सर्वाइकल, सर्वाइकल C1 से C7 तक, C7 उसके बाद T1 से T12 तक। और वहीं जाकर किससे जुड़ती थी, वो किससे जाके जुड़ती थी, वो स्टर्नम से जाके जुड़ती थी। पिछला लेक्चर या उसके पिछले लेक्चर में हमने जरूर बना के उसको देखा है। यानी कि जो रिब्स भी हैं, जो रिब्स भी हैं वो सिर्फ रिब्स तो 12 पेयर ही होती है, वो रिब्स उन्हीं से जुड़ी होती हैं जो थोरेसिक वर्टिब्रे हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे से ही पीछे रिब्स जुड़ी होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रे ही रिब केज का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रे ही रिब केज का हिस्सा है। ये बात मैंने क्लियरली डायग्राम के रूप में बनवा दिया है आपके नोट में। ये बात, ये जो चीज मैं बता रहा हूं कि ओनली थोरेसिक वर्टिब्रे आर द पार्ट ऑफ रिब केज, सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रे ही है T1 से लेकर T12 तक, जहां से रिब्स निकलती हैं और वेंट्रल साइड पे जाके किससे जुड़ती हैं, वेंट्रल साइड पे जाके किससे जुड़ती हैं, स्टर्नम से। सिर्फ और सिर्फ वही वर्टिब्रल कॉलम्स पार्ट ऑफ रिब केज होते हैं। इंटीरियर बाउंड्री पर क्या होता है, क्लेविकल बोन होता है, लेकिन ये रिब केज का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये ऊपर मौजूद है, ऊपर ढक्कन के ऊपर मौजूद है, लंग्स के ऊपर मौजूद है, इसीलिए हम लिख रहे हैं इंटीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ लंग्स, पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ लंग्स क्या होती हैं, ये होती हैं डायफ्राम। ये क्या होती हैं, डायफ्राम। पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ लंग्स क्या होती हैं, डायफ्राम। मिटा दूं, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, मिटा दूं क्या, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रहे हैं। हालांकि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन हमने उन सभी के नोमेनक्लेचर, बाउंड्री, प्रेशर कब बढ़ेगा कब घटेगा, इन सभी के बारे में पहले ही पढ़ लिया। अब हमारा जो चैप्टर है एकदम स्मूथ जाएगा, अब हमारा चैप्टर एकदम मक्खन के जैसे जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं बोलूंगा कि जो वॉल्यूम है, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, यानी कि जो लंग्स की वॉल्यूम है, जो लंग्स की वॉल्यूम है वो एंटीरियो पोस्टीरियर
वे में बढ़ रही है। एंटीरियो यानी कि ऊपर और पोस्टीरियर यानी कि लंग्स ऐसे बढ़ रही है। एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप सीधा फटाक से दिमाग लगाएंगे इंटीरियो पोस्टीरियर बढ़ रहा है यानी कि जरूर डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसी के कारण जो लंग्स की वॉल्यूम है वो इसीलिए एंटीरियो पोस्टीरियर वे में बढ़ रही है। और लंग्स की वॉल्यूम जब एंटीरियो पोस्टीरियर वे में बढ़ेगी या किसी में भी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने के कारण उनका प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज हो यानी कि हमने ब्रीथ इन कर लिया, जो बाहर का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा और हमारे लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण हम ब्रीथ इन करेंगे यानी कि हम सांस ले लेंगे। सांस क्या करेंगे? ले लेंगे। तो आप ये समझ रहे हैं। और जब मैं बोलूंगा कि जो लंग्स की वॉल्यूम है वो डोर्सोवेंट्रल साइड से कम हो रही है, डोर्सोवेंट्रल साइड से कम हो रही है यानी कि जो रिब्स हैं वो अंदर की ओर आ रही हैं, जो रिब्स है अंदर की ओर आ रही हैं, जो रिब्स है अंदर की ओर आएंगी, तो जो लंग्स का वॉल्यूम है वो डोर्सोवेंट्रली कम होगा। और लंग्स का वॉल्यूम जब किसी भी तरीका से कम होगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर का प्रेशर ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है, उसका प्रेशर कांस्टेंट है। यानी कि हमारे लंग्स का प्रेशर बढ़ गया, बाहर का प्रेशर उतना ही है, तो हम ब्रीद आउट कर देंगे। ब्रीद आउट यानी कि हमने सांस छोड़ दिया। तो हम देखेंगे कि कौन सी मसल कैसे काम करा रही है। अच्छा, लंग्स अगर रिब्स नीचे आ रही हैं, उसमें कौन सी मसल्स काम करेंगी? उसमें कौन सी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। लंग्स अगर बाहर जा रही है, उनको कौन खींच के ले जा रहा होगा? सबसे पहले तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को खींच रही होंगी। रिब्स के पीछे एपिथेलियम होगा, एपिथेलियम के नीचे बहुत सारे उसके प्लूरल मेम्ब्रेन होंगे, वही प्लूरल मेम्ब्रेन खींची चली जाएंगी। तो इन सभी के बारे में हमने पहले ही जितने भी प्रोसेस है उनके बारे में पढ़ लिया। प्रोसेस के पढ़ने से पहले हमने उनके सभी मैकेनिज्म के बेस को पढ़ लिया है। मैकेनिज्म का जो बेस होता है पढ़ लिया है, इसीलिए हमारा चैप्टर एकदम अच्छे से चला जाएगा। अब आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। आपने समझ लिया होगा कि लंग्स की बाउंड्री क्या होती है और रिब केज किनका बना हुआ होता है। समझ गए? मिटाऊं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ करूंगा, आप उसमें कुछ नहीं करेंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे। हो सकता है मुझे बीच में मिटाना पड़ जाए, तो इसीलिए इन सभी चीजों से बचने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ करूंगा। देखिए, बोलते ही मिटाना पड़ गया। बोलते ही क्या पड़ गया? मिटाना पड़ गया। ठीक है। बोनी रीजन। डायग्राम को ड्रॉ करने दीजिए, आराम से अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है। हम ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हम कोई एग्जैक्टली हमारे भीतर जैसा सिस्टम होता है वैसा दिखने वाला डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, और पॉसिबल भी नहीं है वैसा ड्रॉ कर पाना मेरे लिए। ठीक है। यहाँ से दो ओपनिंग होती हैं, यहाँ से दो डिफरेंट। ठीक है, ऐसा।
देखिए ये है, ये है अपना ओरल कैविटी, ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर, इसको हम मार्किंग करने दीजिए। ये है अपना पैलेट, पैलेट तालू, ये क्या है, पैलेट तालू। तालू के ऊपर अंदर की ओर ये जो आपको जितनी भी कैविटी दिख रही है, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। इनको क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। एक और बात, मैं ये जो बाउंड्री बना रहा हूं आप डिफरेंट कलर से बनाइएगा, और इसके, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, क्योंकि ये नेजल से संबंधित है इसीलिए। ये क्या हो गया, ये हो गया ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ओरल, ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स। ये जो जहां पे नेजोफेरिंग्स, जहां पे नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स मिलती हैं, जहां पे दोनों मीट पॉइंट करती हैं, जहां पे दोनों मिल रही होती हैं, इसको हम बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ फेरिंग्स, फेरिंग्स। फेरिंग्स आगे चलकर, फेरिंग्स आगे चलकर दो डिफरेंट ओपनिंग में, दो डिफरेंट पाइप्स में खुलती हैं। आगे वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल साइड पे ये ट्रैकिया की ओर ओपन होती हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया। एंड पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड में यानी कि ट्रैकिया से पीछे की ओर, ट्रैकिया से पीछे की ओर ये खुलती है इसोफेगस में, इसोफेगस। देख पा रहे हैं आप, यहां पे हमारे नॉस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पे क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं। तो देखिए होता क्या है, होता क्या है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो यहां से सांस अंदर जाती है, ये बोनी रीजेस हैं, ये बोनी प्रोजेक्शंस, बोनी प्रोजेक्शंस, बोनी, बोन यानी, बोनी प्रोजेक्शन यानी कि बोन की उभार, प्रोजेक्शन, ठीक है, बोनी प्रोजेक्शन। यहां से एयर इंटर करेगा, इन बोन से टकराएगा, इनसे टकराएगा, इनसे टकराएगा, इनसे टकराएगा, इनसे टकराएगा, इनसे टकराएगा, यानी कि वो एयर जो है एक स्पाइरल वे में जा रहा है। एयर कैसे जा रहा है, स्पाइरल वे में। जब हम सांस लेते हैं तो ये यहाँ नेजल कैविटी से होते हुए ये नेजोफेरिंग्स में इंटर करता है। नेजल कैविटी से, ये हमारा नेजल कैविटी है, ये क्या है, नेजल कैविटी। यहाँ पे लिख लीजिए नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की ओर जब एयर इंटर करता है, जब एयर इंटर करता है वो इन बोनी प्रोजेक्शन से टकराता है। बोनी प्रोजेक्शन यानी कि बोन्स की उभार होती है, बोन्स की उभार होती है, ये कुछ बोन्स की उभार होती है, उनसे टकराता है। अच्छा, ये क्यों टकराता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये एयर टकरा कर इतनी गर्म हो जाती है जितना कि हमारे बॉडी टेम्परेचर होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो इस एयर को गर्म करने में ही हमारे बॉडी का बहुत सारा एनर्जी खर्चा हो जाएगा। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो इन बोनी प्रोजेक्शन से टकराने के बाद एयर इतनी गर्म हो जाती है जितना कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर समान हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ठंडी के दिनों में हमें तो आग तो जलाना ही पड़ता, साथ में ही हमारे अंदर इतनी एटीपी खर्चा करना पड़ता, इतनी एटीपी हमको खर्च करनी पड़ती, जिससे बाहर का एयर जब हमारे भीतर जाए तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से मेंटेन हो जाए। उसके लिए भी हमको अलग से एटीपी खर्चा करना पड़ता। लेकिन वैसा होता नहीं है हमारे नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स के अंदर बोनी प्रोजेक्शन पाई जाती हैं। जब एयर इंटर करता है, नाक से होते हुए इंटर करता है, तो इन बोनी प्रोजेक्शन से टकराता है, और टकराने के कारण, बहुत सारा टकराने के कारण एयर कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसके नीचे ये पैलेट पाई जाती है, पैलेट, तालू, तालू, और उसके नीचे पाया जाता है हमारा ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स यानी कि ओरल कैविटी, ओरोफेरिंग्स यानी कि ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी कि हमारा मुख हुआ, मुख हुआ। ये जब दोनों एक जगह ऐसे जगह मीट करते हैं, ये जो दोनों एक ऐसे जगह मीट करते हैं जहां पे एयर भी पास कर रही होती है और जहां से फूड या वाटर भी पास कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। यानी कि फेरिंग्स थ्रू इट एयर एंड वाटर, एयर, वाटर एंड फूड
कैन पास, कैन पास, यानी कि एयर, वाटर एंड फूड के लिए ये कॉमन पैसेज है। लेकिन जब बाद में ये पूरा जो फेरिंग्स आपको दिख रहा है, ये फेरिंग्स बाद में जाकर दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। इंटीरियर साइड पे आगे, वेंट्रल साइड पे, सॉरी मैंने इंटीरियर बोल दिया, वेंट्रल साइड पे आगे की तरफ ये ट्रैकिया में खुलता है, और पीछे की तरफ ये किस में खुलता है, इसोफेगस में। पीछे की तरफ ये किस में खुलता है, इसोफेगस में। पीछे की तरफ ये किस में खुलता है, इसोफेगस में। अच्छा, एक और बात, जब भी हम भोजन करते हैं, तो जैसे ही हम भोजन करते हैं तो हमारे जीभ के मैकेनिज्म के कारण ये एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस यानी कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस ढक्कन के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसके ढक्कन के ऊपर, ट्रैकिया के ओपनिंग के ऊपर। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। लेकिन इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, अ फ्लैप, ढक्कन, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर which is present on glottis is called epiglottis, यानी कि आप इसको ध्यान से देखिए, ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है, यानी कि ट्रैकिया का जो मुंह होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर, एपी का मतलब होता है अपॉन ग्लॉटिस, यानी कि ग्लॉटिस के ऊपर। तो ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। अच्छा, एपीग्लॉटिस मदद किस में करता है, जब हम भोजन करते हैं तो हो सकता है भोजन इसमें भी चला जाए, लेकिन जैसे ही भोजन इसमें आने वाला होता है, ये एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देती है। एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर चली जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ट्रैकिया बंद हो जाता है। ट्रैकिया क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जो हमारा भोजन है वो यहां ना जाकर ये किसमें चला जाता है, इसोफेगस में। इसोफेगस यानी कि फूड पाइप में, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप। ध्यान से एक बार और समझ लीजिए भैया। इसका नोट्स कब लिखेंगे, इसका नोट्स हम अगले लेक्चर में लिखेंगे, भागेंगे नहीं, लिखेंगे। इसको पहले डायग्राम को अच्छे से ग्रास्प कीजिए, डायग्राम को ग्रास्प करना बहुत जरूरी है। ये हमारा नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के हम पीछे की ओर जाते हैं तो नेजोफेरिंक्स को नेजल कैविटी बोल सकते हैं, नेजल कैविटी को नेजोफेरिंक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में को रिलेटेड टर्म है, दोनों को एक दूसरे के बदले यूज किया जा सकता है। नेजल कैविटी में जब एयर आगे की तरफ हम जब ब्रीद इन करते हैं तो ये कुछ बोनी प्रोजेक्शन से टकराती हैं, और बोनी प्रोजेक्शन से टकराने के बाद ये क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। गर्म क्यों होती हैं, ताकि हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्चा नहीं करनी पड़े बॉडी टेम्परेचर तक एयर को लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये आगे की ओर मूव करती है, नेजोफेरिंक्स से होते हुए फेरिंक्स की ओर आती है, और फेरिंक्स से होते हुए ट्रैकिया में जाती है, और ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जाएगी। लंग्स में कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, सारा पढ़ेंगे। पहले हम यहां तक देख रहे हैं कि यहां में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कि इसको हमको अलग पढ़ना है, इसको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसको पढ़ना है, और इसको हमको पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जब हम ट्रैकिया के अंदर मूव करेंगे तो वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जब हम इसोफेगस में जाएंगे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल में हम चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रैकिया के बारे में देख रहे हैं। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर एक ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है, ट्रैकिया का जो मुंह होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और इसी ग्लॉटिस पे ढक्कन लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस का काम है कि अगर भोजन या पानी आए तो ट्रैकिया को बंद कर देना, यानी कि ग्लॉटिस को ढक देना, और जब हवा आए तो खोल देना। जब हवा आए या जाए तो खोल देना। आए या जाए का मतलब क्या, जब हम बोल रहे होते हैं तो यानी कि ट्रैकिया से हवा बाहर निकल रही है, बोल रहे हैं यानी कि ट्रैकिया से हवा बाहर निकल रही है। तो बोलते समय ये बार बार खुल रहा होगा, बंद हो रहा होगा, खुल रहा होगा, बंद हो रहा होगा। वहां पे वोकल कॉर्ड काम कर रही होंगी। वोकल कॉर्ड यानी कि ऐसी कॉर्ड्स होती हैं जो आवाज को प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं।
यानी कि जब भी हवा का आना जाना होगा ये एपिग्लोटिस खुला रहेगा, लेकिन जैसे ही वाटर जाना होगा या फूड का जाना होगा यहाँ पे फेरिंग्स के आने के बाद ये बंद हो जाएंगी, और बंद हो जाएंगी यानी कि ट्रैकिया में फूड या वाटर इंटर नहीं करेगा। और दूसरा क्या है, उसके पास पीछे, ठीक पीछे, ट्रैकिया के ठीक पीछे कौन सी पाइप है, ईसोफेगस। ईसोफेगस को कौन सी पाइप बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। तो वाटर एंड फूड किस में चले जाएंगे, फूड पाइप में चले जाएंगे, और एयर किस में जाएगा, ट्रैकिया में। तो यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया। इसका जो नोट्स वाला पार्ट है हम इसके अगले लेक्चर में देखेंगे। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।